क्या फॉर्म भरने से कर्जा माफ होगा? बिना फॉर्म भरे तो नहीं होगा। फॉर्म भरने से दो ऑप्शन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और फॉर्म ना भर के तो एक ही ऑप्शन है, नहीं होगा। आचार्य चाणक्य जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं और हम सबके गुरु हैं, वो भी यही कहते हैं, किसी काम को प्रयास करेंगे तो दो नतीजे निकलेंगे, या तो आप उस काम में सफल हो जाएंगे या सफल नहीं होंगे। लेकिन यदि प्रयास ही नहीं करेंगे तो एक ही नतीजा निकलेगा, आप सफल नहीं होंगे। तो मर्जी आपकी है, हमारे ऊपर तो किसी का प्रेशर या किसी का दबाव चलने वाला नहीं है। हम जनता के लिए काम कर रहे थे, जनता के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। रही बात यह कि समस्या है या नहीं है, समस्या तो है। सरकार माने ना माने, कोई बोले ना बोले, ये बात हम सब जानते हैं, देश का हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है और इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है। आज भी एक बुरी खबर सुनने को मिली, 7 लोगों का परिवार, सबने आत्महत्या कर ली, केवल 15 लाख रुपए का कर्जा था। छोटे छोटे बच्चे थे, व्यापार के लिए लोन लिया, लोन चुका नहीं पाया और साहूकार लोग बदतमीजी करने लगे, मिसबिहेव करने लगे। अखबार में पढ़ने को मिला कि उसने आत्महत्या कर ली, पूरे परिवार को मार दिया। साथियों, मैं बार बार कहता हूं, मर जाना समाधान नहीं है। और आपने कर्जा लिया, कर्जा लेना कोई गुनाह है, कोई पाप नहीं है। और अगर आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, यह भी कोई अपराध नहीं है। अगर आप बैंक की ईएमआई भी नहीं चुका पाते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है, ये एक मिस्टेक है। और जो कानून समझते हैं वो जानते हैं क्राइम और मिस्टेक में अंतर होता है, गलती में और अपराध में अंतर है। ये गलती है, मैं ईएमआई नहीं दे पा रहा, लेकिन ये कोई अपराध नहीं है कि आपको सजा दे दी जाए। और एक ईएमआई, 2 ईएमआई अगर बाउंस हो जाती है और अगर आप उसको बाद में चुका देते हैं तो इसके लिए तो कोई सजा नहीं बनती है किसी भी तरह की। समस्या क्या आ रही है? बहुत सारे लोग हम में से जो नियमों को नहीं जानते, और जैसा अभी कलीम भाई ने बताया, सच्चाई है, सरकार को, बैंकों को लोन देते समय नियम बताने चाहिए, वो भी नहीं बताते। जैसा अब आरबीआई ने बताना शुरू किया। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, पटना हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, सड़क चलते कोई किसी की गाड़ी नहीं उठा सकता। अभी हो क्या रहा है, बदमाशों को रख करके रिकवरी एजेंट के रूप में आपने गाड़ी की एक किस्त बाउंस हुई, सड़क चलते आपकी गाड़ी उठा ली जाती है, जबकि अपराध है। अगर कोई गाड़ी उठाता है उसके खिलाफ केस होगा, यह पटना हाई कोर्ट ने कहा। कोर्ट को क्यों बोलना पड़ा? यह बात तो बैंक वाला बता सकता था कि सड़क चलते किसी गाड़ी नहीं उठाई जा सकती। ये तो लोन देते समय बताया जा सकता था कि अगर आपकी एक ईएमआई बाउंस हो जाती है तो ये कोई अपराध नहीं होगा, आप उसको बाद में जमा करा सकते हैं, आपकी गाड़ी छीनी नहीं जाएगी, आपके घर पर कब्जा नहीं किया जाएगा। जो काम मैं कर रहा हूं, असल में ये काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार के लोग ये मानकर ही तैयार नहीं, कितनी बड़ी समस्या है। वो तो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, शुरू में कहते, अब तो नहीं कहते, उन्हें लगता था हम तो अपनी तरफ से बना रहे हैं समस्या। तो मैंने ठीक है, एक काम करते हैं, हम जो लोग परेशान हैं उनकी जानकारी आपके पास ले आते हैं, तब तो आपको यकीन हो जाएगा कि लोग परेशान हैं। और जब 25,000 लोगों की जानकारी भेजी गई तब सरकार को वो नंबर बहुत कम लग रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब संख्या हो गई 50,000 तो सरकार को लगा हाँ कुछ गंभीर समस्या है, यानी कि जो कह रहे हैं उसमें कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई है। जब संख्या हुई 1 लाख तो फिर सरकार से जवाब आने शुरू हो गए, वित्त मंत्री से लेटर का जवाब आने लगा, आरबीआई से जवाब आने लगे। जब संख्या हुई 2 लाख तो प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आने लगे, और अभी 4 लाख से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। सोचिए जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे उस दिन क्या होगा। जहां मैं खड़ा हूं ना, यहां सरकार खड़ी होगी, सरकार आकर के आपसे कहेगी भाई बताओ क्या करना है, लेकिन वो 1 करोड़ होंगे कैसे, हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? मैं वर्धा आ गया, लेकिन मैं आपके गली मोहल्ले में तो नहीं आ सकता, एक एक घर तो नहीं जा सकता। आप जा सकते हो, आप तो अपने गली मोहल्ले में रहते हो ना। बस इतना सा कर लो कि अपने आस पड़ोस के 100, 200, 500 लोगों को ये जानकारी दे दो बस कि भाई अगर कर्जा है तो कोई गलत कदम मत उठाना, कर्जा है तो परेशान मत होना, देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। बस इतनी जानकारी दे दो। कोई फॉर्म का लिंक भी देने की जरूरत नहीं, अगर तुम नहीं देना चाहते। ये भी बताने की जरूरत नहीं तुम्हारे ऊपर कर्जा है, कुछ भी मत बताओ। जितने तुम्हारे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उनमें ही डाल दो कि भाई गूगल पे सर्च कर ले कर्ज मुक्त भारत अभियान। जैसे वो गूगल पे सर्च करेगा उसे फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, मेरी वीडियोस भी मिल जाएंगी, सारी जानकारी वहीं पर मिल जाएगी। अब आपको कोई और लिंक देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाओ। हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। ये जो घटना घटी आज अखबार में आ जाइए, कल की घटना है, हम उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए, उसे पता ही नहीं चला। और मैं एक
दावे के साथ कह सकता हूं, अगर उस व्यक्ति को पता होता कि कोई व्यक्ति कर्जा मुक्ति अभियान चला रहा है तो वो अपने परिवार को नहीं मारता, वो आत्महत्या नहीं करता। कम से कम एक उम्मीद तो होती कि कोई है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, आज नहीं तो कल शायद कर्जा माफ हो जाएगा। और मैं जहां भी जा रहा हूं लोगों को यही बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कब होगा, लेकिन मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, आज नहीं तो कल सरकार को जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। अब कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव पड़ने लगा है और हमने इसी महीने की 30 तारीख लास्ट डेट दी है। जंतर मंतर आप में से कुछ लोग आए थे कार्यक्रम में, मैंने मना किया था दिल्ली से बाहर से लोग मत आना, फिर भी दिल्ली से बाहर से भी सैकड़ों की संख्या में लोग थे। वहां आपने कार्यक्रम देखा होगा, हजारों लोग थे वहां पर, हजारों लोग, पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी, हजारों लोग पहुंचे और वहां सबके सामने हमने तय किया कि सरकार को 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दिया जाए। 30 जून तक का समय है सरकार के पास। सरकार तय कर ले उसे जनता का कर्जा माफ करना है कि नहीं करना। अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो फिर हम निर्णय लेंगे कि अब सरकार का क्या करना है। जनता का कर्जा माफ तो करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। और मैं कोई अपने लिए नहीं मांग रहा, मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, कलीम भाई के ऊपर कर्जा नहीं है, आपके प्रदेश प्रभारी है, अरविंद जी इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, अक्षय के ऊपर आपके लोकसभा प्रभारी कोई कर्जा नहीं है, मेरी टीम के किसी साथी पर कोई कर्जा नहीं है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने बार बार कहा, अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं यार, हैं, जानवर भी अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ते हैं। इंसान वो है जो दूसरों की लड़ाई लड़े, जो दूसरों का साथ दे, जो दूसरों का सहयोग करे। और बापू ने, महात्मा गांधी जी ने हमें यही तो सिखाया। उन्होंने अपने लिए थोड़े लड़ाई लड़ी थी भाई, उन्हें तो पता था, वो बैरिस्टर थे, अच्छी कमाई कर रहे थे, अच्छा स्टेटस था, साउथ अफ्रीका में रहते रहते क्यों आए थे? आम जनता के लिए, आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए समाज में से कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से एक एक जगह जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, लेकिन आपको भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी पड़ेगी। 3-4 चीजें हैं जो हम मदद कर रहे हैं, वो भी बता देता हूं ताकि तुम्हें पता रहे कर्जा मुक्ति अभियान मदद कैसे करता है। लोग सवाल पूछते हैं कि मैं एक फॉर्म भर दूंगा, मेरा लोन माफ हो जाएगा, मैंने आज फॉर्म भरा, कल से मैं ईएमआई देनी बंद कर दूं। मैं आपको सही तरीका बताना चाहता हूं कि कर्जा माफी का नियम क्या है और हम क्या क्या मदद कर रहे हैं। 4 स्तर पे हम मदद कर रहे हैं आपकी। पहली मदद क्या है? सरकार को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग कर्जे के अंदर हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके फॉर्म भर करके जो जानकारी आप लिख कर देते हैं वो जानकारी सरकार को दी जाती है। आज भी मैं आपको फाइल नंबर दूंगा, आपका जो फाइल वित्त मंत्रालय भेजी गई है, जिनको फाइल नंबर नहीं मिला वो फाइल नंबर लेकर के जाना। जिन लोगों ने भी 31 मई तक फॉर्म भरे हैं, 31 मई तक के फॉर्म हमने जमा करा दिए, जो जून में भरे जाएंगे उनके फॉर्म जुलाई में जमा करा देंगे। सरकार को पहला काम हम ये कर रहे हैं आपकी मदद करने का कि आप परेशान हैं, ये सरकार को सपना नहीं आएगा। वर्धा में कोई आदमी कर्जे के कारण परेशान है, ये वित्त मंत्री को सपने में नहीं आने वाला है, प्रधानमंत्री को सपने में नहीं आने वाला। उन तक जानकारी पहुंचानी पड़ेगी और उन तक जानकारी पहुंचाने का पहला काम हम कर रहे हैं, पहली मदद कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं। दूसरा काम क्या कर रहे हैं, जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे वो फंसे कैसे? ज्यादातर लोगों को लगता है उनकी गलती है, उन्हें यह एहसास कराने की कोशिश की जा रही है आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। और कैसे गलत नीतियां जिम्मेदार हैं? ज्यादातर लोगों ने बताया कि साहब हमारा व्यापार अच्छा चल रहा था, नौकरी चल रही थी, काम धंधा चल रहा था, लेकिन पहला झटका लगा जब 2016 में नोटबंदी करी गई। नोटबंदी के बाद व्यापार कम हो गए, नौकरियां छूटनी शुरू हो गई, हम कर्जे की दलदल में फंसे। कई लोगों ने कहा वो झटका झेल गए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो दूसरा झटका लगाया जीएसटी के रूप में, उससे हमारा व्यापार तबाह हो गया। जिस कंपनी में हम काम करते थे वो कंपनियां बंद हो गई, हमारी नौकरियां छूट गई, जीएसटी ने हमारी कमर तोड़ी। कई व्यापारियों ने कहा नहीं उससे भी फर्क नहीं पड़ा हमें, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी। लॉकडाउन ने हमें कर्जे की दलदल में फंसा दिया। यहां जितने लोग भी बैठे हैं ईमानदारी से बताना, इन 3 में से कोई ना कोई कारण होगा। और सरकार के लोग क्या कह रहे हैं? सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि भारत में कोरोना से, लॉकडाउन से किसी की आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं समझ नहीं आता मुझे कि ये लोग कहां जाकर के बात करते हैं। किसी भी मार्केट में चले जाए, वर्धा की किसी मार्केट में चले जाए, नागपुर की किसी मार्केट में चले जाए, पता चल जाएगा। व्यापारी से पूछ ले व्यापार पहले कितना था और अब कितना, वो बता देगा व्यापारी। और यहां जितने लोग बैठे ईमानदारी से बताओ, लॉकडाउन से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा भाई? हाथ खड़े करो, कितने लोगों को लगता है लॉकडाउन से फर्क पड़ा?